हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो तक हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप के फीचर्स के 4 पॉइंट, और आज हम पॉइंट नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कंटिन्यूटी। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी के बेस पे इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है कि इसमें लैक ऑफ कंटिन्यूटी की सिचुएशंस ज़्यादा होती हैं। जनरली पार्टनर की डेथ, पार्टनर का रिटायरमेंट, किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी या कोई अदर रीज़न पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को, उनके रिलेशन को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी के पॉइंट में आप लिखेंगे जनरली इन पार्टनरशिप there will be lack of continuity because the relation comes to an end due to death, retirement, insolvency, etc. of एनी पार्टनर। फर्म के बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में लैक ऑफ कंटिन्यूटी पाई जाती है क्योंकि उनका रिलेशन ख़त्म हो जाता है। किस वजह से? किसी पार्टनर की डेथ की वजह से, किसी पार्टनर के रिटायरमेंट की वजह से, या इंसॉल्वेंसी की वजह से। तो इसमें अगर बाकी पार्टनर उस बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उन्हें एक नया एग्रीमेंट, उन्हें एक नया रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स कैन कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ partnership after entering in a new agreement। रिमेनिंग पार्टनर फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं एक नया एग्रीमेंट साइन करके। बिना एग्रीमेंट को साइन किए वो पार्टनरशिप को नहीं कर सकते। तो उनके बीच में नया एग्रीमेंट उन्हें करना पड़ेगा, और नया एग्रीमेंट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग फॉर्मेलिटीज़ थी वो आपको अगेन रिपीट करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 6 ये है आपका नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स में आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कम से कम दो एडल्ट लोगों की आवश्यकता होती है, और मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं आपके 50। तो इसमें आप लिखेंगे for a valid partnership there should be minimum 2
adult members and maximum members can be 50. According to इंडियन कंपनीज एक्ट, बहुत ही ध्यान से सुनना बेटा, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। हम पर पार्टनरशिप रहे हैं, लेकिन जो संख्या है 50 वाली जो संख्या है, फिगर जो है, किसने प्रोवाइड करवा रखी है? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ने। तो एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 एडल्ट मेंबर और मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं। इस संख्या को इंक्रीज भी किया जा सकता है आफ्टर कंप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, और वो संख्या हो सकती है आपकी 100। दिस मैक्सिमम नंबर ऑफ फिगर कैन बी increased up to 100 after complying क्या the provisions of Indian Companies Act 2013। इस संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है और वो संख्या आप 100 रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक अप्रूवल, एक परमिशन, एक प्रोविजन इंडियन कंपनीज एक्ट का फॉलो करना पड़ेगा। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 6, नंबर ऑफ पार्टनर्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, और लास्ट पॉइंट हमारा फीचर्स का। म्यूचुअल एजेंसी, इसे आप प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए ये। इसके बिना पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती, म्यूचुअल एजेंसी। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जितने भी पार्टनरशिप फर्म में होते हैं वो सभी एक दूसरे के द्वारा किए गए एक्ट के लिए बाउंड होते हैं, एक दूसरे के द्वारा किए गए एक्ट्स के लिए बाउंड होते हैं। तो इसमें ऑल द पार्टनर्स आर mutually and legally bound for the act of each other. It means they are principal as well as agent for each other. For example, तीन पार्टनर सपोज ए, बी और सी, तीनों को इंडिविजुअली पार्टनर बोला जाता है और कलेक्टिवली इनको
पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। ये जो है मैनेज कर रहा है ये मैनेजमेंट कर रहा है ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। बी इज लायबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ परचेजिंग एक्टिविटीज। और सी मैनेजमेंट कर रहा है मार्केटिंग एक्टिविटीज, यानी रॉ मटेरियल खरीदने का काम भी करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम ए करता है, और कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट को बेचने का काम सी करता है। सपोज ए ने रॉ मटेरियल बहुत अच्छे से बनाया, लेकिन सी उसको बेचने में इनकैपेबल हो गया और फर्म को लॉस हो गए ड्यू टू लोअर सेल बाय सी। देयर आर heavy losses in firm। तो यहाँ पे ए और बी भी उतने ही लायबल हैं जितना लायबल सी है। ए और बी ये नहीं कह सकते कि ये लॉस सी की वजह से हुआ है, वी आर नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ सी। तो इस केस में in this case all partners including C are liable for the act of C because as per definition she is acting for others also। डेफिनेशन में बोला था कि वो बिजनेस चाहे उनके द्वारा, सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा। तो यहाँ पे सी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को खुद परफॉर्म कर रहा है, तो सी की एक्टिविटीज़ के लिए ना केवल सी रिस्पॉन्सिबल होगा बल्कि ए और बी भी उतने ही लायबल होंगे, क्योंकि वो उस केस में एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहे हैं। सी इज़ द एजेंट ऑफ ए एंड बी। इसी प्रकार अगर प्रोडक्शन में कोई नुकसान हो जाता है, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ में कोई हैवी लॉसेज हो जाते हैं या फिर कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो बी और सी भी उतने ही लायबल होंगे जितना ए होगा। अगर परचेजिंग एक्टिविटीज़ में कोई बी ने कोई एग्रीमेंट कर लिया और एग्रीमेंट की वजह से कोई लॉसेज हो गए, तो ए और सी भी उतने ही लायबल हैं जितने कि बी होंगे। तो यहाँ पे सभी एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। एजेंट का मतलब होता है कि दूसरे की तरफ से एक्ट करना, और उसके लिए जिसकी तरफ से वो एक्ट कर रहा है वो उसके लिए लायबल होगा। यहाँ पे सी सभी के लिए एक्ट कर रहा था, बी और सी के लिए भी एक्ट कर रहा था, तो सी इज एजेंट, ए एंड बी आर प्रिंसिपल। इसी प्रकार बी इज एजेंट, ए एंड सी आर प्रिंसिपल। इसी प्रकार ए इज एजेंट, बी एंड सी आर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप ये कहता है कि एजेंट की वजह से अगर कोई गलती, एजेंट की वजह से कोई नुकसान हुआ है, अगर एजेंट की गलती की वजह से कोई नुकसान हुआ है, तो प्रिंसिपल उसके लिए लायबल होते हैं। इट वाज द म्यूचुअल एजेंसी। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। थैंक यू। पार्टनरशिप, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सो स्टूडेंट्स, पहले फीचर के साथ शुरू कर रहा हूँ मैं। पहला मेरिट है इजी ऑफ
फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू करना बड़ा ही आसान है। इसके लिए आपको मच ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसमें फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप बिजनेस much of formalities are not required. It can be started very easily after entering into an agreement by two or more people. It does not require registration also. ओके, तो पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू करना बड़ा ही आसान होता है। इसमें फॉर्मेलिटीज़ मच ऑफ फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसको स्टार्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट में आपको शामिल होना होता है, और एग्रीमेंट में कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। इसमें किसी टाइप के रजिस्ट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। तो यहाँ पे एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आपको लिखवाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ओरली भी कोई एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये था पहला पॉइंट, ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। दूसरा पॉइंट, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट्स, यहाँ पे काम करने वाले लोग 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, और वो लोग आपस में वर्क को इस प्रकार डिवाइड कर लेते हैं जिससे वो वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। यानी जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है, जिसमें जो एक्सपर्टाइज होता है, वो पर्टिकुलर वर्क उसको परफॉर्म करना होता है। तो ऑब्वियसली वो वर्क को अच्छे से परफॉर्म करेगा, और वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो अच्छा मैनेजमेंट हो पाएगा। और दूसरी बात कि जितने भी डिसीजंस होते हैं वो म्यूचुअली लेते हैं, तो वहाँ पे अनबैलेंस होने का जो काम है वो नहीं होगा। डिसीजन विल बी बैलेंस्ड ऑल्सो। तो यहाँ पे देयर आर number of people in a partnership and they can oversee or perform functions according to their expertise
and due to this there will be गुड मैनेजमेंट। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक ही पर्सन होता था काम करने वाला, और वो ही सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता था। और आपको पता है कि एक सिंगल पर्सन मैनी एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। उसी प्रकार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस में भी एक ही पर्सन होता था करता, और वो ही बिजनेस को मैनेज करता था। लेकिन यहाँ पे बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं, और जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग अवेलेबल होते हैं तो वर्क को वो डिवाइड कर लेते हैं और अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट वो वर्क को परफॉर्म करते हैं, जिससे उस वर्क को अच्छे से परफॉर्म किया जा सकता है। एंड अनदर हैंड and on another hand they take decisions mutually, so there will be no chance of unbalance in decisions, कि वहाँ पे जो डिसीजंस हैं वो सारे मिलके लेते हैं, तो चांस ऑफ अनबैलेंस ऑफ डिसीजन वहाँ पे कम होते हैं। ये था आपका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, more funds। स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, सोल प्रोप्राइटरशिप में पैसा लगाने वाला केवल एक ही पर्सन होता था, और जॉइंट हिंदू फैमिली में केवल कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पे बिजनेस किया जाता था। तो ऑब्वियसली वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फंड्स होता था, लेकिन यहाँ पे फंड्स की कमी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे पैसा लगाने वाले 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, इवन 50 या 100 लोग भी हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली देयर विल बी मोर फंड्स एंड दिस बिजनेस कैन बी स्टार्टेड एट ए लार्ज स्केल इन कंपैरिजन टू सोलो प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो इसमें देयर आर मैनी पीपल to invest in the business as a capital, so there will be more funds which can be utilized in expansion of business। ये आपका थर्ड पॉइंट था। पॉइंट नंबर 4, शेयरिंग ऑफ रिस्क। यहाँ पे रिस्क जो है वो आपस में बांट लेते हैं, और इस वजह से उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लॉसेज के नहीं आते हैं, अनसर्टेनिटीज के नहीं आते हैं। यहाँ पे ऑल द पार्टनर्स are available for sharing the risk, so
there will be no much of burden of uncertainties on a single person। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिस्क बढ़ जाती हैं और रिस्क बढ़ने की वजह से किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आता है और वो बिजनेस को अच्छे से करने के लिए रिस्की डिसीजंस भी ले सकते हैं एंड दे कैन टेक risky decisions also। which can involve higher profit, which can involve higher profits। तो सभी पार्टनर जब एग्री होंगे, टीम के रूप में वो काम करेंगे तो वो रिस्क बांट लेंगे और रिस्क बांटने की वजह से अगर कोई लॉस होता भी है तो लॉस उनके बीच में बढ़ जाता है और लॉस बढ़ने की वजह से किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। अब पॉइंट नंबर 5, सीक्रेसी। बेनिफिट्स ऑफ सीक्रेसी। यहाँ पे सीक्रेसी का एडवांटेज भी मिलता है क्योंकि एक पार्टनरशिप फर्म को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अपने रिपोर्ट्स रजिस्ट्रार के पास या पब्लिक के सामने पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती है। स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 5 इज बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। According to this point, there will be benefit of secrecy in a partnership because a partnership does not require its books of accounts published before public, so there will be confidentiality of information relating to operation। तो यहाँ पे a firm is not required to publish its financial statements, books and reports before public, so there will be confidentiality in information relating to operation of partnership firm, and due to this competitors and others cannot take wrong advantage of these informations, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस कॉन्फिडेंशियल हैं और कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से आपका कंपटीटर या अदर्स
आपके इन इंफॉर्मेशंस का गलत इस्तेमाल, गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो ये पॉइंट नंबर 5 था, बेनिफिट्स ऑफ सीक्रेसी। सो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक का, आज के वीडियो लेक्चर का ये कंटेंट था। आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक। ओके, थैंक यू।